नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की हर बड़ी खबर हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर के दौरे पर हैं। मोदी का यह दौरा 24 अप्रैल को होना था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया था। और आज कानपुर में प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम के परिवार वालों से मुलाकात की। कानपुर में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बड़ा ऐलान किया। पहलगाम हमले में शुभम की बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। पहलगाम हमले की वजह से कानपुर का दौरा रद्द किया था पीएम मोदी ने, आपको याद दिला दें। और पीड़ित परिवार का आक्रोश उन्होंने आज कहा कि वो महसूस कर सकते हैं। लोगों का आक्रोश पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में शुभम के परिवार से मुलाकात भी की। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या से हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बात की। उन्होंने पूरे परिवार से संवेदना व्यक्त किया है। सबको इस पूरी घटना में वो बहुत दुखी थे। 2600 लोगों के लिए वो बहुत दुखी थे। उन्होंने बोला कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी हुआ मैं इससे बहुत दुखी। पूरा देश और हम सब आपके साथ हैं। पापा से भी उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रख के उनसे बात करी और बोला कि ये बहुत बड़ा दुख है आपका, लेकिन मैं पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जैसे अब तो 22 तारीख को हुआ था, अब आप लोग तो उस सदमे से उभरे नहीं है अभी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे इस तरह से बात की तो कुछ आपको उससे राहत महसूस हुई? हम जब घर का बड़ा दुखी होता है तो समझ में आ जाता है। वो हमारे देश के बड़े हैं, वो दुखी थे। आज समझ में आ रहा था कि वो दुखी हैं इस घटना से। और क्या कहा आपके पिताजी से, आपके ससुर जी से, आपसे, माता जी से? बस उन्होंने बोला कि ये लड़ाई अभी यहाँ खत्म नहीं है। लड़ाई बड़ी है, लंबी है, चलेगी। घटना से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, इंसिडेंट से रिलेटेड, वो उन्होंने मुझसे पूछी। बस बोला हम सब खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बात है? जब उन्होंने बोला अभी हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, तो उसका मतलब तो वही हुआ मैम कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर से पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दुश्मन जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब देना जरूरी होता है और भारत ऐसा ही जवाब दे रहा है। देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश के हर बड़े और महत्वपूर्ण स्थलों में एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया जा रहा है। आज आगरा में ताजमहल में एंटी ड्रोन सिस्टम की मॉक ड्रिल हुई, जिसमें
एंटी ड्रोन सिस्टम का बाकायदा ट्रायल करके देखा गया। आज ताजमहल में एंटी ड्रोन सिस्टम का किस तरह से ट्रायल हुआ, किस तरह से वहां पर अगर कोई भी ड्रोन हमला होता है तो उसको नाकाम किया जाएगा और एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा, इसका ट्रायल हुआ। 500 मीटर के दायरे में एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय रहेगा, ये जानकारी दी गई। ताजमहल के ऊपर अगर कोई ड्रोन आएगा, ताजमहल पर हमला करने की सोचेगा या ताजमहल की जासूसी करने का इरादा होगा तो चंद सेकंड में वो ड्रोन आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरेगा। ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम हवाई हमले को नाकाम करेगा। ताजमहल के 8 किलोमीटर की रेडियस तक अगर कोई ड्रोन साजिश रची जाएगी तो उसका अंजाम यही होगा जो इस ड्रोन का हुआ है। आगरा के ताजमहल दशहरा घाट पर एंटी ड्रोन सिस्टम की मॉक ड्रिल हुई। एंटी ड्रोन सिस्टम ने आसमान में उड़ते ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की और चाइनीज ड्रोन से भारत में हमले की कोशिश की थी। पाकिस्तान के सभी अटैक नाकाम रहे, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए ताजमहल की सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया गया है। अब हाईटेक तकनीक से ताजमहल की सुरक्षा होगी। यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शुमार ताजमहल की सुरक्षा के लिए ताजमहल कॉम्प्लेक्स में ही एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। इसकी रेंज वैसे तो 7-8 किलोमीटर की होगी, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे ताजमहल के मेन गुंबद से 500 मीटर के दायरे में एक्टिव किया गया है। यह सिस्टम इस दायरे में घुसने वाले किसी भी ड्रोन के सिग्नल को खुद ही जैम कर देगा। देखिए, आज ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो सुरक्षा मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसकी मॉक ड्रिल करी गई, जिसमें उड़े हुए ड्रोन को डिटेक्ट किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम के द्वारा और उसे न्यूट्रलाइज किया गया। ये सिस्टम लगभग 8 किलोमीटर के अंदर की रेंज में जितने भी एरिया है जहां से ड्रोन उड़ रहे हैं उनको डिटेक्ट करता है। जो जिस लोकेशन से वो ड्रोन उड़ रहा है उसको भी डिटेक्ट करता है, ड्रोन की करंट लोकेशन भी डिटेक्ट करता है और 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज भी करता है। एंटी ड्रोन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। रिस्पांस टीमें भी बनाई गई हैं। ये टीम जहां से ड्रोन उड़ रहा होगा उसे ट्रैक करेगी और उसे मार गिराएगी। आगरा में जिस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडार, ऑप्टिकल सेंसर और माइक्रोफोन के जरिए ड्रोन जैसे हवाई खतरे की पहचान कर सकती है। इसे जैसे ही हवा में कोई संदिग्ध चीज दिखाई देती है उसकी जानकारी ड्रोन के जरिए इसे ऑपरेट करने वाले को मिलती है। इसके बाद ऑपरेटर तय करता है कि संदिग्ध ड्रोन के साथ क्या करना है। पहले से ही ताजमहल की कड़ी सुरक्षा होती थी, अब उसे ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी के रूप में सुरक्षा के लिए एक एक्स्ट्रा कवच भी दे दिया गया है। तो बड़ी महत्वपूर्ण जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है, तो वहीं एंटी क्रिमिनल सिस्टम भी यूपी में एक्टिव है। यूपी में जो अपराधी लाइन क्रॉस कर रहा है वो 2 कंधों पर ही अस्पताल पहुंच रहा है। यूपी में लगातार तीसरे दिन भी कई एनकाउंटर हुए। बदायूं में गैंगस्टर रवि का हाफ एनकाउंटर हुआ, लखनऊ में फरमान का हाफ एनकाउंटर हुआ, गाजियाबाद में आदिल का हाफ एनकाउंटर हुआ और कांस्टेबल सौरभ मर्डर केस में आपको बता दें ये शामिल था। ये गैंगस्टर रवि उर्फ बिहारी उर्फ करण है, जिसके पैर में पुलिस की गोली लगी है, जिस पर सफेद कपड़ा लपेटा गया है। कल तक पुलिस से 4 कदम आगे रहने वाला बदमाश आज खुद के पैरों पर 1 कदम भी चलने के काबिल नहीं बचा है। अब 2 पुलिस वालों के कंधे के सहारे बमुश्किल 1 कदम बढ़ा पा रहा है। ये शातिर बदमाश रवि रहने वाला बिहार का है, लेकिन यूपी के बदायूं में क्राइम को अंजाम देता था और ये इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बदमाश रवि ने 13 मई को एक शराब सेल्समैन का मर्डर किया था, जिसके बाद वांटेड रवि पर पुलिस ने 50,000 के इनाम का ऐलान किया था। आज जब गैंगस्टर की मुलाकात कुंवर गांव थाला इलाके में पुलिस से हुई तो शातिर रवि ने पुलिस पर फायर झोंककर फरार होने की कोशिश। बदमाश की एक गोली एक कांस्टेबल को लगी है, जिसके बाद बदायूं पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और बदमाश सीधे जमीन पर आ गया। बदमाश के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। बदमाश अब अस्पताल में भर्ती है, जहां इसका इलाज किया जा रहा है। वहीं एनकाउंटर में घायल सिपाही का भी इलाज चल रहा है।
बदायूं में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा चला तो बदायूं में 272 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी पुलिस का एक्शन हुआ। सड़क पर पिस्टल पड़ी है, कारतूस का खोखा पड़ा है, ब्लड के निशान भी मौजूद है। सबूतों की पुलिस ने चूने से मार्किंग की है। एनकाउंटर स्पॉट को सील कर सिक्योर किया गया है। यह लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके का कल्याण अपार्टमेंट है, जहां बीती रात पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने शातिर बदमाश फरमान का हाफ एनकाउंटर कर दिया। फरमान पर कई गंभीर केस दर्ज है और 5 दिन पहले फरमान एंड गैंग ने दहशत कायम करने के लिए एक होटल संचालक पर दौड़ा कर फायरिंग की थी। 25 मई को गाजीपुर इलाके में होटल संचालक मुरसलीन से फरमान का विवाद हुआ। फरमान ने मुरसलीन को 1 किलोमीटर तक दौड़ाया, 3 राउंड फायर किए, जिसके बाद से लखनऊ पुलिस को फरमान की तलाश थी और जब फरमान से पुलिस की मुलाकात हुई तो पुलिस ने अपने तरीके से फरमान का इलाज किया। बदायूं में पुलिस ने मर्डर के आरोपी के पैर में गोली मारी। लखनऊ के रंगबाज फरमान को भी सबक सिखाया तो गाजियाबाद में कांस्टेबल सौरभ मर्डर के आरोपी का भी हाफ एनकाउंटर कर दिया। यह मर्डर कांड का आरोपी आदिल है, जिसके दाएं पैर में पुलिस की गोली लगी है। पुलिस पर गोली दागने वाला आदिल अब 2 पुलिस वालों के सहारे ही कदम बढ़ा पा रहा है। अब आदिल पुलिस वालों पर गोली चलाना तो दूर, किसी क्राइम के बारे में सोचने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि पुलिस ने इसे कानून का एक लेसन रटाया है। यह एनकाउंटर गाजियाबाद के वेब सिटी थाना इलाके में हुआ, जहां सिपाही सौरभ मर्डर केस के मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल को पुलिस ने घेर लिया तो आदिल ने खुद को घिरता देखकर पुलिस पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई तो आदिल सीधे जमीन पर आ गया। आदिल के पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद हुई है। यूपी में योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर कर रही है, लेकिन गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर अपने समर्थकों से सीधे गोली मारने के ऑर्डर दे रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ने दुकानदारों को धमकी दे डाली है। मीट के दुकानदारों को, गाजियाबाद की मीट दुकानों को जबरन बंद करवा रहे हैं। दुकानदारों को खुद पकड़कर पुलिस चौकी ले गए। दुकानदारों के भागने पर गोली मारने की बात कह दी। कौन है मालिक? मालिक को बुला के पकड़ो इसे, चौकी ले रखा रोड पे, करो चौकी करो, आगे ना गोली मार देना। अपने आप आएगा, भाग देना। पुलिस वाले क्या करते, तुम बताते नहीं पुलिस वालों को क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? आप लोग बोला करो ना, क्या मतलब इसको। ये गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं। कुर्ते कुर्ते के साथ पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अब नए कुर्ते के साथ नया मोर्चा खोल दिया है और इस बार टारगेट पर है बिना लाइसेंस के मीट बेच रहे कारोबारी। बीजेपी विधायक जब समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे तो धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिरने लगे। मीट बेच रहे दुकानदार भागने लगे। कुछ दुकानदारों को नंद किशोर के समर्थकों ने पकड़ लिया और अपने साथ पुलिस चौकी लेकर गए। धमकी दी कि अगर दुकानदार भागे तो सीधे गोली मार दे। बीजेपी विधायक अपने पूरे लाव लश्कर के साथ फर्रुखनगर चौकी पहुंचे तो चौकी इंचार्ज को नहीं देखकर एक बार फिर उनका मूड खराब हो गया। चौकी इंचार्ज कहाँ है? कोई है चौकी में? नहीं है। चौकी में कोई है नहीं, सामने है। चौकी इंचार्ज का कमरा कौन सा है? कहाँ पुलिस वाले? चौकी इंचार्ज बुला जरा, देखो खड़ा है, पकड़ो, जेल भेजो। नंद किशोर गुर्जर बिना लाइसेंस के मीट की दुकान खोलने को लेकर नाराज थे। मंदिर के बगल में दुकान देखकर वो और नाराज हो गए। पहले अपने समर्थकों को डांटा, फिर दुकानदारों को धमकाने लगे।
बीजेपी विधायक ने पुलिसकर्मियों को भी चेतावनी दी, अगर 24 घंटे में दुकानें बंद नहीं हुई तो वो दोबारा वापस आएंगे। एयरपोर्ट स्टेशन है, हम कभी आया नहीं आया तो बिल्कुल चौकी के पीछे दुकान खुली हुई है, मास्क की दुकान, लोग जाकर रो रहा है सड़क पे, इसे जेल भेजो ठीक करके, और मछली की दुकान पकड़ के लाओ उसे भी कोई, मतलब मेन रोड पे है, मंदिर है बराबर में, या तो एयरपोर्ट का ऑर्डिनेंस लगता है, फरक नगर में एक भी दुकान अगर खुल रही है, पूरे फरक नगर में एक भी दुकान खुल रही है तो टोटल बंद करो, या बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन है जहां किस दुकान पे। नंद किशोर गुर्जर और गाजियाबाद पुलिस के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। नंद किशोर गुर्जर गौरक्षा का अभियान चला रहे हैं। 2 महीने पहले भी नंद किशोर गुर्जर अपने जिले की पुलिस पर आरोप लगाते हुए लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी कि अकेले गाजियाबाद में 50,000 से ज्यादा गौवंश स्लॉटर हाउस में कटे हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। गाजियाबाद में पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन बहराइच में आदमखोर तेंदुए पर एक्शन जरूर शुरू हो गया है। बहराइच में कई दिनों से तेंदुए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। बहराइच में एक तेंदुआ अब तक पकड़ा गया है। 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद इस तेंदुए को पकड़ा गया है। तेंदुए ने 4 दिन पहले एक महिला को मार डाला था। 2 दिन पहले 2 किसानों पर भी तेंदुए ने हमला बोला था। तेंदुआ पिंजरे में कैद है, इसके बावजूद लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। जब ये तेंदुआ आजाद था तो भी इसकी इतनी दहशत थी कि लोग घरों में कैद हो गए, सड़कें सुनसान हो गई, किसानों ने खेत में काम करने तक जाना छोड़ दिया था। तस्वीरें यूपी के बहराइच के सुजौली इलाके की है। ये तेंदुआ एक पुलिया के नीचे छिपा था। एक ग्रामीण की नजर पड़ी तो उसने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इस बीच सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग के लिए ऑपरेशन आसान नहीं था। एक तरफ पुलिया के नीचे बैठा तेंदुआ था तो दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़। तेंदुआ कभी भी पुलिया से बाहर आकर अटैक कर सकता था। एक बार तेंदुए ने पुलिया से बाहर निकलकर लोगों पर हमला करने की कोशिश भी की, जिसके बाद वन विभाग ने पहले पुलिया के एक तरफ के हिस्से को जाल और चारपाई लगाकर ब्लॉक किया और दूसरी तरफ पिंजरा लगाया गया। 3:30 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन शाम 7:50 पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान सड़क को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। वन विभाग की टीम तेंदुए को तो पुलिस की टीम लोगों को कंट्रोल करने में जुटी रही। बहराइच में पिछले 5 दिनों से तेंदुए का आतंक था। तेंदुए के मुंह में इंसानी खून लग चुका था, इसलिए खतरा और भी ज्यादा था। 26 मई को कतरनिया घाट से सटे अयोध्या पुरुआ में एक महिला अपने बच्चों के साथ छत पर सो रही थी। इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुआ महिला का गला पकड़कर उसे छत से नीचे घसीटता हुआ ले गया। बच्चों ने जब शोर मचाया तो महिला की तलाश शुरू हुई और घर से थोड़ी दूर पर झाड़ियों में महिला का शव बरामद हुआ। इसके बाद से ग्रामीणों ने पहरेदारी शुरू कर दी। गांव के बाहर जाल लगाए गए, लेकिन तेंदुए का अटैक नहीं रुका। तेंदुए का अगला हमला सुजौली इलाके के ही चहलवा गांव में हुआ। किसान अपने गन्ने के खेत पर गया था। इसी दौरान तेंदुए ने किसान पर अटैक कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए किसान तेंदुए से भिड़ गया। शोर सुनकर दूसरे किसान भी मौके पर पहुंचे और किसान को तेंदुए के चंगुल से बचाया। बहराइच से बुलंदशहर की दूरी 424 किलोमीटर है और बुलंदशहर में एक अलग ही हंगामा मचा हुआ है। यहां पर समाजवादी पार्टी 2027 यूपी चुनाव की तैयारी कर रही थी, लेकिन बीच बैठक में समाजवादी पार्टी के ही नेता एक दूसरे पर टूट पड़े। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के बैठक के दौरान पार्टी के ही 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, झगड़ा शुरू हो गया और हालात बिगड़ते देख वरिष्ठ नेता बैठक से निकल गए। जो मार रहा है वो भी समाजवादी है और जो मार खा रहा है वो भी समाजवादी है।
बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के नेता एकजुट तो हुए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन इनके बीच आपस में ही फूट पड़ गई। जब दो गुटों में मारपीट हुई उस वक्त समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी प्रेमपाल यादव भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी पार्टी एकजुट नहीं रही। मौका था समाजवादी पार्टी के कैंप ऑफिस पर बूथ लेवल की मीटिंग का। नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी मीटिंग में फैजान नाम का शख्स पहुंचा, जिसे पार्टी ने पहले ही निष्कासित कर दिया है। बैठक में मौजूद बल्लू ने फैजान के आने का विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में बहस छिड़ गई और थोड़ी ही देर बाद बहस मारपीट में बदल गई। मारपीट में किसी की शर्ट फटी तो किसी को चोट आई। विवाद बढ़ता देख समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं ने बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद वरिष्ठ नेता बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों ही पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता दोनों के बीच सुलह कराने में जुटे हैं। तो बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़े, तो वहीं देहरादून में दो कार ग्रुप के बीच सड़क पर लड़ाई हो गई। देहरादून की स्ट्रीट फाइट का ये वीडियो अब जबरदस्त वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर संग्राम हुआ, दनादन लात घूसे बरसाए गए। व्हाइट कार और ब्लैक स्कॉर्पियो सवार दो ग्रुपों में भिड़ंत हो गई। तड़ातड़ थप्पड़ मुक्के चलाए गए। एक गुट ने दूसरे की कार पर पत्थर से हमला बोल दिया। व्हाइट कार सवार गुट ने एक लड़के को कार से कुचलने की कोशिश की। भाई मजा लड़के वीडियो तो बना रहे हैं। बीच सड़क पर मारपीट और कार से कुचलने की कोशिश की ये तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की है, जहां कार सवार दो गुटों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी, दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ये तस्वीर बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सड़क पर मारपीट करने वाले दोनों गुटों के रंगबाज थाने में जमीन पर एक साथ बैठे नजर आए। दरअसल बीच सड़क पर विवाद की सूचना के बाद देहरादून पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई और वायरल वीडियो से कारों की डिटेल निकाली गई, जिसके बाद कार सवार लोगों की भी पूरी कुंडली सामने आ गई। पुलिस ने 9 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, साथ ही दोनों कारों को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार शिवम, ऋषि, जस्सी, आदर्श, सूर्यांश देहरादून के रहने वाले हैं, जबकि आदित्य और सोनू ऋषिकेश की और अंगद और ऋषि वर्मा टिहरी के रहने वाले हैं। जब्त कारें उत्तराखंड रजिस्टर्ड है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है, साथ ही ऐसे लोगों को सख्त वार्निंग भी दी है जो सड़क पर रूल और रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं। उधर राजस्थान के सीकर में मामूली बात पर दो गुटों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। जिसे जो कुछ मिला वो वही लेकर झगड़े में कूद पड़ा। आप भी देखिए तस्वीरें और वजह। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ा है। कोई किसी को बेल्ट से मार रहा है तो कोई किसी को डंडे और लात घूंसों से पीट रहा है। कभी दो युवक मिलकर एक शख्स को पीट रहे हैं तो कभी कोई किसी को
बाल्टी से मार रहा है। जिसके हाथ में जो भी आ रहा है, जंग के मैदान में उसी के सहारे उतर रहा है। बीच सड़क पर मारपीट का यह नजारा राजस्थान के फतेहपुर का है। मामूली विवाद को लेकर दो गुटों के बीच कहासुनी हुई और ये नौबत आ गई कि दोनों गुटों के युवक एक दूसरे को जमकर पीटने लगे। जब सड़क पर दोनों गुटों में जमकर मारपीट हो रही थी, उस वक्त काफी लोग आसपास मौजूद हैं, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आता। सभी चुपचाप विवाद को देखते रहते हैं। हालांकि जैसे ही विवाद खत्म हुआ, आसपास के लोग इकट्ठा हुए और बीच बचाव करने लगे। झगड़े के दौरान वहां मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों गुटों में काफी देर तक मारपीट हुई, लेकिन जैसे ही सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, उससे पहले ही दोनों गुटों के युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस मारपीट की इस घटना की जांच कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही झगड़े में शामिल युवकों की पहचान की जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। सभी को कानून के हिसाब से ही चलना होगा। दिन दहाड़े हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि आखिर कब तक इस तरीके से खुलेआम मारपीट और गुंडागर्दी सहन की जाएगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट ने अपना फैसला आज सुनाया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या की गई थी। पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी। सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है। और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना। और ये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। और युवाओं में रील बनाने का शौक ऐसा चढ़ा है कि वो रियल लाइफ को भी खतरे में डालने से पीछे नहीं हट रहे। एक हैरान करने वाला वीडियो यूपी के बुलंदशहर से आया है। आप खुद देखिए कैसे सड़क पर तेज रफ्तार में कार चल रही है और दोनों तरफ की खिड़कियों में युवा अपना सर बाहर निकाले हुए हैं, स्टंट कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये किसी बारात में शामिल होने जा रहे थे और इसी दौरान डीजे की धुन पर चलती कार में स्टंटबाजी करने लगे। बारातियों ने पुलिस चौकी को भी क्रॉस किया, लेकिन उसके सामने भी ये स्टंट जारी रहा। आप खुद देख सकते हैं। फिलहाल अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर एक्शन ले रही है दिल्ली पुलिस और 38 बांग्लादेशियों को अब तक पकड़ा गया है। कूच बिहार के रास्ते ये दिल्ली पहुंच रहे हैं और आपको बता दें अब तक 1000 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जा चुके हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें पकड़ने के लिए अपने अभियान को और तेज कर दिया है और लगातार उन्हें पकड़कर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके बाद डिपोर्ट किया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली में एक पुलिस चौकी के अंदर मौजूद है। यहां पर आप देखें कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं उन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल ये सभी जो है वो कूच बिहार की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके उसके बाद जो है
दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल ये कई मॉड्यूल पर ये लोग काम करते हैं। पहले बांग्लादेश में इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि अवैध तरीके से हिंदुस्तान आना चाहते हैं। उसके बाद इनसे कुछ रकम ली जाती है और उन्हें इसके बाद बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इन्हें ट्रेन या फिर बस के जरिए कलकत्ता भेजा जाता है और फिर वहां से ट्रेन या बस के जरिए ही इन्हें दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर सेट कर दिया जाता है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कूड़ा बिनने का काम कर रहा है, कोई अलग अलग इलाकों में जो है इसी तरह के काम कर रहे होते हैं और उसके बाद इन्हें बकायदा घर तक किराए पर दिला दिया जाता है और उसके बाद इतना ही नहीं, इनके फर्जी दस्तावेज भी बना दिए जाते हैं ताकि इनकी पहचान छुपाई जा सके। आप देखिए दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये तमाम जो लोग खड़े हैं ये अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत आए थे और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे थे। इससे पहले अपराधी बेखौफ हैं। यूपी हो, उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह से लूट मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में चेन स्नेचर्स ने उत्पात मचाया तो दिल्ली में एक शोरूम में कस्टमर कर्मचारियों के साथ ही भिड़ गया। वहीं गाजियाबाद में एक पॉश सोसाइटी से एक कार सवार की गुंडागर्दी सामने आई है। स्कूटी सवार दो महिलाएं जा रही हैं, तभी पीछे से बाइक सवार चेन स्नेचर आया। चेन स्नेचर ने चलते चलते ही स्कूटी पर पीछे बैठी महिला के गले से चेन खींची और भागने लगा। चेन स्नेचर की बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो कुछ दूर आगे जाकर सड़क पर ही गिर गया। आनन फानन में चोर उठा, फिर पैदल ही बाइक लेकर भागा। अब ये तस्वीर देखिए, ये भी चेन स्नेचिंग गैंग की सीसीटीवी फुटेज है जहां सेम बाइक पर दो चेन स्नेचर निकल रहे हैं। चेन स्नेचिंग की दो वारदातें हरिद्वार के रानीपुर अजीतपुर इलाके में हुई, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस एक्टिव हुई। चेन स्नेचिंग की फुटेज खंगाली गई, बाइक तलाशी गई, जिसके बाद पुलिस ने दो शातिर चेन स्नेचरों को अरेस्ट कर लिया। चेन स्नेचरों के पास से एक अवैध असलहा, चाकू, दो चोरी की गोल्डन चेन बरामद की गई है। ये दोनों शातिर चेन स्नेचर पहले ही कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनमें से एक आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। हरिद्वार में चेन स्नेचिंग के लाइव फुटेज कैद हुई तो दिल्ली के शोरूम में लाइव मारपीट की तस्वीरें सामने आई। इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के अंदर दनादन लात घूसे चलने लगे, मुक्के थप्पड़ बरसने लगे। कस्टमर और सर्विस स्टाफ के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ने एक दूसरे को खींच खींच कर पटक पटक कर मारा। शोरूम एसी का है, लेकिन कस्टमर और सर्विस स्टाफ में बहसबाजी की गर्मी इतनी बढ़ी कि शोरूम जंग का मैदान बन गया। बाकी स्टाफ बीच बचाव करने में लगा रहा, लेकिन कोई कुछ भी मानने को तैयार नहीं दिखा। तस्वीरें दिल्ली के आदर्श नगर की है। बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से एक कस्टमर ने एसी खरीदा था, लेकिन एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी शिकायत कई बार कस्टमर ने की, लेकिन शोरूम की तरफ से सर्विस नहीं मिली, जिससे नाराज कस्टमर अपने साथियों के साथ शोरूम पहुंचा और सर्विस स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोरूम स्टाफ की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।